नमस्कार, मैं हूं सलामत मियां और मेरे साथ हैं बेबाक कलमकार पंकज शर्मा। आज हम बात करेंगे चीन के इशू पर। पंकज, लगता है कि हम लोग पहले कह रहे थे कि अब जो कोरोना खत्म हो जाएगा और चीन पे ही बात चलेगी, वो लग रहा है मुझे अब कोई आजकल नेशनल चैनल्स पे भी जो है वो कोरोना खत्म हो गया है ना। एक्चुअली हमने बात करी थी क्रोनोलॉजी के ऊपर कि क्रोनोलॉजी ऑफ द न्यूज विल बी चेंज, मतलब न्यूज का कालक्रम चेंज हो जाएगा। अब कोरोना और चुनाव चीन था, क्रमशः ये चीन चुनाव और कोरोना हो गया। मतलब 22 मई के बाद से जिस तरह लग रहा था चीन अपनी एक्टिविटीज कर रहा था, तो कहीं ना कहीं ये भी योजना के तहत इसको इशू बनाया गया कोरोना खत्म करने के लिए, तो ऐसा नहीं ना कि नहीं, इशू की बुनियाद तो देखिए अगस्त 2019 में रख दी गई थी चीन के लिए। चीन के अपनी दृष्टिकोण से बताता हूँ कि जब हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह ने कहा था कि पीओके और अक्साई चीन आज से जम्मू कश्मीर का हिस्सा हो गए, चीन ने तभी से इस व्यवस्था में सोचना शुरू कर दिया था। नहीं, उन्होंने कहा था चीन लेकर रहेंगे कुछ इस तरह का दावा किया था। उन्होंने कहा भाई इसमें हमारा संवैधानिक अधिकार है और कानूनन ये हमारे हैं। इसका मतलब कहना नहीं तो मानना तो यही है कि हमारा है और हम लेकर रहेंगे। वो तो बात तो सही थी गृह मंत्री की ना कहीं बात बिल्कुल ठीक है, जाहिर है कि हमारा है, वो लेकर रहेंगे। लेकिन प्रिपरेशन हम चाइना ने शुरू कर दी, हम लोग खाली जबानी तौर पर हम बयानबाजी तक रहे, वो काम करते हैं। और बताइए कि मतलब लगता है जिस तरह चीन अब मुझे लग रहा है कि गलवान घाटी के बाद वो लगातार अपनी सेनाएं भी बढ़ा रहा है, टोपी भी लगा रहा है और हम लोग बातचीत ही कर रहे हैं। क्या है इसमें आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, एक शेर मेरे को बड़ा पसंद आया जो आपने, मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी ना हो, मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी ना हो, पहले भी कई तूफान का रुख मोड़ चुका हूं। वाह वाह, वेरी गुड। ये हिंदुस्तान कह रहा है ना, ये हमारा हिंदुस्तान, हम ही कह रहे हैं ना, हम ही कहते हैं। अब पेंगोंग तुसो मतलब वहां पे लेक बोलते हैं तिब्बती भाषा में, लद्दाखी भाषा में। तुसो मतलब लेक। पेंगोंग लेक जो है 2/3 चाइना के पास थी, 1/3 हमारे पास। ये किस्सा शुरू हो जाता है 1914 से। 1914 में जब हमारा भारत अंग्रेजों के कब्जे में था, हमें आजादी नहीं मिली थी उस समय। 1914 में चीन, इंडिया और तिब्बत तीनों ने मिलकर एक संधि करी और एक लाइन खींची गई जिसको मैक-महोन लाइन माना गया, जिसको पालन करना था तीनों देशों को कि भाई ये हमारी सीमा है, ये हमारी सीमा है, ये हमारी सीमा है। खैर 1962 में एक युद्ध हुआ। युद्ध के बाद ये लड़ाई ने एक निर्णय कर दिया कि चीन ने मैक-महोन लाइन को नहीं माना और वो अंदर आ गया। LAC उसने डेवलप कर ली। तो अन्य देश UN के हस्तक्षेप के बाद ये बात डिसाइड हुई कि जो जहां है वो वहां रहेगा। तो वो जो इलाका था वो विवादित हो गया। लगभग 3,500 किलोमीटर की सीमा हमारी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मतलब सीमा पर वास्तविक नियंत्रण। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो बॉर्डर होता है जहां दोनों सीमाएं, मतलब जहां पर बिल्कुल डिसाइडेड का आप एक LOC, आप दूसरा हाथ कहीं और डालेंगे तो दूसरे देश में पहुंच जाएगा, उसको बॉर्डर कहते हैं। LOC होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, यस, सीमा की नियंत्रण रेखा, जिसमें दोनों देशों की सीमाएं आमने सामने रहती हैं। एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में क्या था कि जैसे एक उदाहरण के तरीके से बताता हूं आपको। फिंगर 1 to 8 हर एक कोई जानता है। फिंगर 1 to 8, फिंगर 1 भारत की तरफ से शुरू होती है, 8 चीन की तरफ तक जाती है। ये पूरा क्षेत्रीय विवादित है। मतलब यहां पर हमारी सेनाएं पेट्रोलिंग करती थी 8 तक, उनकी सेनाएं पेट्रोलिंग करती थी 4 तक। चीन कहता है कि आपका क्षेत्र है 3 और 4 के बीच है, हम कहते हैं हमारा क्षेत्र फिंगर 8 तक है। तो ये विवाद रहता था। 4 से हम 8 तक पेट्रोलिंग करते थे, वो 8 से 4 तक पेट्रोलिंग करते थे। पर संधि जो थी उसके अंदर ये था कि भाई आप हथियार नहीं लेंगे, वहां पे कोई परमानेंट बंकर नहीं बनाएंगे, कोई सैन्य चौकी नहीं बनाएंगे, इन सब चीजों चलता रहा। अब क्या होता है, ये मई के अंदर इसने गलवान की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, हमको धकेलना शुरू कर दिया। गलवान घाटी में 15 जून को ये आ गए। वहां हमारे सैनिकों की शहादत हुई बहुत, और वहां पे इन्होंने मतलब वहां चौकी बनानी शुरू कर दी। फिर वार्तालाप शुरू हुई। गलवान घाटी ही क्यों महत्वपूर्ण है इसके लिए? गलवान घाटी के नॉर्थ में एक हाइट है, मतलब टेक्टिकल हाइट जो सेना के लिए बड़ी उपयुक्त होती है युद्ध के समय, वो एक हाइट का पहाड़ है वहां पर। ये वहां पर भी कब्जा करना चाहता है। गलवान में तो पहुंच चुका है, ये वहां मूव करेगा। अब लेकिन पंकज, इसमें आप अच्छी जानकारी आपके पास है, आप दे रहे हैं, लेकिन ये हमारी सरकार का दावा है कि गलवान घाटी तक उसको खदेड़ देगा, वो नहीं है। लेकिन रियलिटी क्या है उसमें? जिस तरह सैटेलाइट की तस्वीर आई है, सैटेलाइट की तस्वीर से क्लियर है, और बहुत ज्यादा चौकियां बन चुकी हैं 8। अच्छा, एक सवाल और है मेरा ये पंकज,
कि मोदी सरकार को तो मात्र 6 साल हुए हैं, ये समस्या बहुत पुरानी से चली आ रही है। तो ऐसा लगता है कि 70 साल से इस समस्या को बना रखा था, किसी ने इसको हल करने की कोशिश नहीं करी। देखिए, मान लीजिए मैंने गलती करी है तो मेरे आने वाली पीढ़ियों को गलती रिपीट नहीं करनी चाहिए, उन गलतियों से सबक लेना चाहिए। 70 साल में मान लीजिए ये डिसाइडेड था, 6 साल से हमारी मोदी जी की सरकार है, ये डिसाइडेड था कि भाई आप ये हमारा शत्रु देश है, इसकी नीयत हमारे प्रति हमेशा खराब रहती है, तो हमने इसको इतनी बढ़ावा काय को दिया। ये प्रश्न का उत्तर पूर्व में भी कई बार दिया है मैंने कि हमने इसको बढ़ावा काय को दिया। चलिए, आपने अगस्त के बाद ये डिक्लेयर कर दिया कि अक्साई चीन हमारा है, पीओके हमारा है, तो हमने वहां पे जो जितनी तैयारी होनी थी वो क्यों नहीं हुई? वो हजारों की संख्या में आए, हमारे सारे 100 की संख्या में वहां पहुंचे, मुकाबला लटके हुआ, हमारे 20 की जान नहीं हो सकता है, वहां पे काफी बहुत ज्यादा जाने कहीं हो। लेकिन प्रश्न तो ये है ना कि आज भारत के प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कोई हमारी सीमा में घुसा, ना हम किसी की सीमा में घुसे, और एक तरफ ये क्लेम आता है, वो बाद में पीएमओ से बयान आ गया था ना कि घुसपैठ हो रही थी, इसको नाकाम किया गया, वो तो पीएमओ से बयान नहीं, बट फिंगर 4 के पास है गलवान घाटी, फिंगर 8 तक हमारा क्लेम है, तो 4 से 8 की दूरी 8 किलोमीटर है करीब, तो इसका मतलब 8 किलोमीटर तो वो अंदर आ गया है ना। सैटेलाइट की तस्वीर से क्लियर है कि चौकियां बहुत है वहां पर। आज हमने सारी अपनी फोर्स, तो ये भी हो सकता है चौकियां पहले यूपीए सरकार में बन गई हूँ। नहीं, चौकियां तो अब बनी है, फिर गांव के लोगों से जब इंटरव्यू होते हैं या लोग बाग जाते हैं वहां पर, या हमारे सैनिक जाते थे, ये तय था कि हम फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करके आते थे। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है पंकज, आप बहुत गहराई से इसको देखते हैं और लिखते भी हैं, क्या आपको लगता है कि पिछली सरकारों पे लोगों को इतना उम्मीद नहीं थी कि वो शायद कुछ कर सकते हैं, इस सरकार से ज्यादा उम्मीदें थी और नहीं हो पा रहा है, इसलिए कुछ पिछली सरकार की में उसमें कुछ फर्क महसूस करते हैं कि लोग पिछली सरकार में इतना दम नहीं था और वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी के अंदर बहुत दम है, लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं कि उस पर वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, इसलिए उनसे बहुत उम्मीदें हैं ना। बिल्कुल, पूरे देश को आज भी उम्मीद है उनसे। पिछली सरकारों से नहीं थी क्या? पिछली सरकार में कोई आक्रामक छवि की सरकार नहीं थी। इंदिरा गांधी जी के बाद देखिए उतनी कोई आक्रामक शैली की कार्य करने वाली सरकार, तो ये तो आप मानने तैयार हो गए कि वर्तमान सरकार मजबूत सरकार है, बहुत मजबूत सरकार है, लेकिन आपके लेख से नहीं लगता मुझे कभी कभी लेख से बिल्कुल। मेरा अभी भी एक प्रश्न है कि जब हमने अगस्त में क्लेम कर दिया कि हम इसको लेकर रहेंगे, तो हमने अगस्त से अब तक तैयारी क्यों नहीं करी? वहां के लिए जाना चाहिए था। नहीं, इसमें ऐसा लगता है कि इसमें कोई पॉलिटिकल बात है, कोई माइलेज मिलने की या बात नहीं है, इसलिए बड़ी चर्चाएं चल रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने एक ट्वीट किया है कि साहब इसलिए कुछ चीन पे नहीं हो रहा है कि वहां से कोई फायदा नहीं है, इस तरह के हल्के। नहीं, उन्होंने ट्वीट किया है कि भाई अगर कोई मुस्लिम राष्ट्र होता तो अब तक वहां स्ट्राइक की वीडियो। आपको लगता नहीं कि इस तरह के ट्वीट नहीं होना चाहिए? नहीं, इस समय वर्तमान परिवेश में नहीं, आलोचक मैं भी हूं, निंदा मैं भी कर सकता हूं किसी भी चीज की, लेकिन इस समय मैं अपने देश को कहीं ना कहीं कमजोर करते हैं, हम ही लोग कर रहे हैं, हमारे लोग अंदर कर रहे हैं, ये अच्छा लगता है? नहीं, देश को मजबूत भी हम ही लोगों ने करा है, देश को हम लोग कमजोर बिल्कुल नहीं कर रहे। हम लोग इस समय आपसे बात नहीं, इस तरह के ट्वीट करते नहीं, बिल्कुल इस प्रकार के ट्वीट इस समय पर देखिए, पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं, राहुल गांधी जी बराबर इस पर ट्वीट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, पेट्रोल की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं, डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, ये वापस आ सकती हैं। लेकिन अगर चीन ने जमीन कब्जा ली है, फिंगर 4 तक वो आ गया है, उसको वापस हम नहीं कर सकते, हमें करना चाहिए। पेट्रोल की कीमतें हमारे हाथ में है, इसको हम करेंगे, काम करेंगे भाई, बड़ी मतलब। नहीं, देखिए आपने बात करी, खैर वैसे तो ये इन हाउस मैटर है, देश का हमारा मामला है, लेकिन आज तक आज़ाद हिंदुस्तान के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि डीजल की कीमतें जो है वो पेट्रोल से ज़्यादा बढ़ गई हैं, और ये डायरेक्ट कहीं ना कहीं किसानों से इसका होगा, लगता है आपको इस बारे में? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ प्रश्न जायज है, जो भी उसको प्रश्न कर रहे हैं कि भाई किसानों पर तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। ट्रांसपोर्ट के लिए मैं बता दूं आपको, डीजल की जो वैल्यू है ट्रांसपोर्ट पे 7 to 20% तक इंपैक्ट आता है किसी भी वस्तु के प्राइस पर। 7 to 20% का इंपैक्ट है ट्रांसपोर्ट का, और वो डीजल से रिलेटेड है। तो आप देखेंगे अभी ट्रांसपोर्टर ने भी भाव बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन प्रश्न करना चाहिए और साथ साथ ये भी कहना चाहिए, अभी छोड़ो, ये हमारा प्रश्न पेंडिंग हो गया। हाँ, बहुत अच्छी बात है आपकी, पेंडिंग हो गया, तो देश का मामला निपटा लिया, ये देश का पहले मामला है, सब जाके बट जिस तरह सारा विपक्ष जाके बोल दे सत्ताधारी पक्ष से कि आप जो करोगे हम साथ में हैं, हमें हमारा वापस चाहिए अगर उसने कब्जा आया है तो। नहीं, देखिए अब तो विपक्ष भी खामोश बैठ गया, कोई धरने प्रदर्शन नहीं है, पेट्रोल को लेके कांग्रेस भी धरने प्रदर्शन कर रही है जी। तो मुझे लगता है जिस तरह देश में पहले गुस्सा था चीन को लेके, वो शायद गुस्सा भी कुछ ना कहीं ठंडा लगा। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है किसी भी राजनीतिक पार्टी का। सिर्फ हमको इस समय देश की सीमाओं की सुरक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए
और वो बहुत ज्यादा जरूरी है। विपक्ष को एक प्रश्न पूछ कर छोड़ देना चाहिए कि पहले आप इस समस्या, जो सबसे ज्यादा ज्वलन समस्या है, हमारे घर में कोई कब्जा कर ले, सबसे इससे बड़ी समस्या क्या होगी? हमारे घर में हम आटा महंगा ला रहे हैं, इतनी बड़ी समस्या नहीं है, वो बात की समस्या है। आपको प्रायोरिटी तो आपको तय करनी पड़ेगी ना। प्रायोरिटी हमको चाहिए कि इस समय हमको चीन को बात धकेलना है, मेरा अपना मानना था तो यही है। मतलब किस तरह करें? देखिए, चीन के अगर हम यहाँ पे उसकी कंपनीज बंद कर दें तो उसने बड़ा नया जाल बिछाया, उसने बाहर भी इस काम पे चाल शुरू कर दिया कि भारत में जो है हालात ठीक नहीं है। उसने कहा कि वार की स्थिति है, तो जो दूसरी कंपनी आ रही थी वो भी नहीं आई। कहीं ना कहीं चालबाजी बराबर कर रहा है, वो बाज नहीं आ रहा है। तो किस तरह निपटे आप बताइए मुझे। आपको मैं बताऊं कि चीन को चीन की भाषा में जवाब देना अत्यंत जरूरी है। वो विस्तारवादी नीति का है और जो देश लड़ता है वो जीतता है। सबसे बड़ा उसने हमारे 20 जवान शहीद करे, हमने 40 मार दिए उसके। नहीं, बात उसकी नहीं है, पर वो आ तो 8 से 4 की तरफ गया है ना। मतलब ये मान रहे हैं आपके अंदर घुस गया, आपको 8 किलोमीटर की दूरी उसको वापस धकेलना पड़ेगा। जहां था वो उस पोजीशन को वापस लेके आना है हमको, किसी भी ढंग से वापस लेके आए। भारत सरकार से देखिए, ये लाने से हमारे नागरिकों का आत्मबल बढ़ेगा, हमारे देश के सैनिकों का आत्मबल बढ़ेगा, हम सबका आत्मबल बढ़ेगा। जब आत्मबल, आपको एक उदाहरण देता हूं, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो लड़ता है ना वो जीतता है। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जर्मनी, हिटलर की सेना रशिया के अंदर आ गई थी। आपको कल्पना नहीं कर सकते, 2 करोड़ 70 लाख आदमी मरा था और अंत में जीत रशिया की हुई, और ऐसी भारी जीत हुई कि हिटलर की अपनी वजूद मिटा दिया उन्होंने। ठीक है, जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी सब चुकाने को तैयार है। महंगाई नहीं, अगर देश के प्रश्न पर प्रधानमंत्री एक बार कर देना कि मैं ये करूंगा, आप सब तैयार है, एक आवाज आएगी, जी सब तैयार है, तन मन धन से खून देते हैं यहाँ के देशवासी। आपको याद होगा, वो अपने गहने तक औरतों ने गिरवी रख दिए थे, दान कर दिए थे, भारत सरकार को पैसा दिया था। लेकिन आगा तो हमारी भारत सरकार को करना पड़ेगा कि भाई आप तैयार रहिए, आप कि मेरे को ये चीज वापस चाहिए। आपको क्या लगता है, जिस तरह की माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, और उसके बाद से अभी बातचीत चल रही है, बातचीत के दौर चलने लगे, तो क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं सरकार जवाब देगी अभी, या इसको लिंगर ऑन करेगी? देखिए, मेरे शेर में आपको जवाब मिला होगा, हमारे सभी का अनुदान ले रहा है चीन। हमने कई अनुदान ऐसे पास करे हैं, कई बार तूफान का रुख मोड़ा है। प्रधानमंत्री जी भी देश को ये बता रहे हैं कि जितनी मैं कोशिश कर सकता था युद्ध टालने की, उतनी कोशिश कर रहा हूं, उससे ज्यादा कोशिश करी। पहले भी उन्होंने देखी कितनी ज्यादा इसको समझाने की कोशिश करी है, कितने ज्यादा दौरे, 18 मीटिंग्स हुई हैं इनकी, मोदी जी की और जिनपिंग के टेन्योर में, एक दूसरे के देशों में 18 मीटिंग। इससे ज्यादा क्या समझा सकते थे, क्या अपेक्षा रखते हैं? और अभी भी आज शहादत को, आज हमारे को 8-10 दिन हो गए जी, 15 जून को शहादत हुई थी, 15 जून को शहादत हुई थी, 10-11 दिन हो गए जी। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री अभी समझा रहे हैं, हर लेवल पे मीटिंग कर रहे हैं, कूटनीतिक बैठकें हो रही हैं। अब आप ये देखिए, किसी देश ने स्पष्ट तौर पे, बड़ी गौर करने वाली बात है, ये नहीं कहा है हम भारत के साथ हैं। वार्तालाप की पेशकश आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी करी है, मैं बात करता हूँ, उन्होंने कॉल भी किया चीन के भी राष्ट्रपति को, हमारे प्रधानमंत्री को भी बात की। तो अमेरिका ने भी कहा कि हम बीच का मीडिएटर बनने को तैयार, लेकिन दोस्ती तो दिखानी पड़ेगी ना। नहीं, दोस्ती किसको दिखाना पड़ेगी? अन्य देशों को। किसके साथ? भारत के साथ है। तो अमेरिका तो कह रहा है कि मीडिएटर बनने को तैयार है। मीडिएटर साथ नहीं होता, पंच बनना होता है। हमारी भारतीय भाषा के अंदर तो पंच बनना होता है। पंच की क्या जरूरत है? नहीं, किस तरह दोस्ती चाहते हैं? दोस्ती जब भारत जो भी करे, हम भारत के साथ है हर वक्त में, ये भी होना चाहिए। किसी भी देश ने अभी नहीं बोला, पुराने युद्धों में बोला गया, साथ भी दिया गया है। लेकिन देखिए, अब नेपाल में घुस गया है वो, तो नेपाल और कई देशों में चला गया। मैंने बताइए 150 देश उसके कर्जदार हैं, तो कैसे बोलेंगे? उन्होंने तो बड़ी सुनियोजित तरीके से सबको अपना कर लिया है। तो आप लीडर में ही अटैक करो ना। लीडर तो सबका चीन ही है, ये तो आप भी मान रहे हैं। पाकिस्तान हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, श्रीलंका भी प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आया, लेकिन श्रीलंका भी उसका कर्जदार है, उसने भी अपना पोर्ट उसको दे रखा है, जिसकी टेक्निकल, हमारे लिए टेक्निकल जो रिकग्निशन है फॉर अस बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आप एक बात समझ लीजिएगा, चीन को, हमको उसकी भाषा में जवाब देना अति जरूरी है। जितनी भी पार्टी हैं, डीजल के दाम घटेंगे, पेट्रोल के घट जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक प्रश्न है, बिल्कुल समस्या है देश के सामने, महंगाई बहुत बढ़ेगी, चलने दीजिए, लेकिन सबसे पहले चीन को ही हमें सबक सिखाना चाहिए, उसको उसकी भाषा में। बस इससे ज्यादा क्या आप करेंगे? 10 दिन हो गए हम वार्तालाप कर रहे हैं, वो पीछे नहीं हट रहा। अब आप देखिए, अपने दौलत बेग ओल्डी
जो हमारे रूट है उस पर भी पेट्रोलिंग भारत की लोग उसने कर दी है, कल से शुरू करी है। पैंगोंग लेक के ऊपर उसने पेट्रोलिंग खत्म करने की कोशिश शुरू कर दी है। और चौकिया तो जिस प्रकार बना रखे, बंकर बना रखे हैं वहां पर, अपनी प्लास्टिक मिसाइल लेके आ रहा है वहां पर, टैंक्स लेके आ रहा है। खैर तैयारी हमारी भी पूरी है, शायद उसे 1 इंच नहीं आगे बढ़ने देंगे, बल्कि जहां जितने इंच वो आगे बढ़ा है या जितने मीटर बढ़ा है, जितने किलोमीटर बढ़ा है, उसे धकेलना ही भारत सरकार का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। कोरोना देखा जाएगा, चल रहा है, सब चीज चल रही है, लेकिन देश की मान सम्मान पर हर दल को, पूरे राष्ट्र को एक आवाज में होना चाहिए। एक बार मोदी जी आह्वान करें, आप देखिएगा, पाइएगा कि सब एकजुट खड़े होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बातचीत हुई है पंकज। और जिस तरह आपकी लेखनी है, लेखनी में तो कहीं ना कहीं आप बड़े थोड़े से कटाक्ष भी करते हैं सरकार पे, लेकिन आज आपने देश की बात जहां आई है और जिस तरह का आपने अपनी राय रखी है, और ये बात सही है, हर देशवासी की यही एक सबकी सोच है कि अगर माननीय प्रधानमंत्री कोई अपील करेंगे तो पूरा देश उनके साथ खड़ा होगा। इसके लिए इजाजत, मैं सलामत मियां और पंकज शर्मा।